all of you. Today I will deliver the lecture on the topic the constitutional development of India. ईस्ट इंडिया जो कि व्यापार करने के लिए आई थी, जिसने कि शासन के कार्यों में जिसकी दखलंदाजी बढ़ती जा रही थी और जो व्यापारिक संस्था से धीरे धीरे शासन के कार्यों में हस्तक्षेप करने लगी थी, उसका प्रभुत्व बढ़ने लगा था। इस प्रकार से कंपनी जो कि भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां घटी कि व्यापार से धीरे धीरे कंपनी शासन करने की ओर उन्मुख हुई। तो एक चार्टर आया, ये चार्टर वाज केम which is known as the Charter of 1726. का एक राजलेख, एक चार्टर आया, जिसमें इस चार्टर में बंगाल, बिहार, उड़ीसा प्रांतों के लिए अलग गवर्नर्स होते थे। इन गवर्नर्स को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के संबंध में नियम विनियम भी निर्मित करने होते थे। और इस चार्टर का महत्वपूर्ण परिणाम यह था कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए जो नियम विनियम बनाने पड़ते थे, तो यह पहले जो है नियम बनाते थे और ब्रिटिश सरकार इसका अनुमोदन करती थी। लेकिन बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए हमको स्वयं कानून बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया तथा इनको जो है कोई भी व्यक्ति, ऐसा कंपनी का कोई भी व्यक्ति जो कि शासन का दुरुपयोग करता था, उसको दंड देने का भी अधिकार प्रदान किया गया तथा नियम विनियम बनाने का भी अधिकार प्रदान कर दिया गया। और इस राजलेख के माध्यम से जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा के संबंध में जो नियम बनाने का अधिकार दिया गया, यह नियम जो है एक गवर्नर्स होते थे, इनके कार्यों को पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट के देख रेख में होता था, लेकिन अब उनको स्वयं विधि निर्मित करने की व्यवस्था प्रदान की गई। तो लेकिन कंपनी को कुछ मामलों में विधि बनाने की शक्ति नहीं थी, जो कि आंग्ल विधि के विरुद्ध हो या जो रीजनेबल नियम नहीं हो, उसमें कंपनी को विधि बनाने का अधिकार नहीं प्रदान किया गया था। लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जिससे कि व्यापारिक जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन्होंने अपने कलेवर में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया और दुर्भाग्यवश ईस्ट इंडिया मुगल साम्राज्य पतनोन्मुख अवस्था में था और मुगल साम्राज्य की कमजोरी का लाभ उठा करके जो कंपनी धीरे धीरे प्रशासनिक मामलों की तरफ भी उन्मुख होने लगी। इन्होंने उनकी कमजोरी का लाभ उठाया और कंपनी को शासन के मामलों में भी दिलचस्पी बढ़ने लगी। तो एक महत्वपूर्ण घटना घटी
1757 में, जिसे प्लासी का युद्ध के नाम से जाना जाता है। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, प्लासी वार, which was held in 1757. This battle was held between the Nawab of Bengal named Sirajuddaulah and Britishers, अंग्रेजों तथा बंगाल के गवर्नर, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य 1757 में प्लासी के मैदान में एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई और इस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का मार्ग प्रशस्त कर दिया। और इसके बाद एक और युद्ध हुआ दूसरा 1764 में, जिसे बक्सर के युद्ध के नाम से जानते हैं। बक्सर का युद्ध यह 1764 में घटित हुआ, जो कि अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा अंग्रेजों के मध्य लड़ा गया। इस प्रकार से 1726 का जो चार्टर था, जिसमें कि इस चार्टर द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा प्रांत में गवर्नर्स की नियुक्ति करने का अधिकार मिला, लेकिन प्लासी के युद्ध तथा बक्सर के युद्ध के पश्चात एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना घटी 1765 में, जिसमें मुगल सम्राट शाह आलम तथा अंग्रेजों के मध्य एक संधि हुई। 1765 में मुगल सम्राट शाह आलम तथा अंग्रेजों के मध्य एक संधि हुई, जिसे इलाहाबाद की संधि के नाम से जानते हैं। इस संधि का महत्वपूर्ण घटनाक्रम यह था, इसके द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी, बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी वसूलने का अधिकार सीधे जो है ब्रिटिश सरकार को प्रदान कर दिया, कंपनी को प्रदान कर दिया, जिसमें मालगुजारी टैक्स वसूलने का तथा इनको बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी वसूलने का अधिकार दिया गया तथा इन पर शासन करने का भी अधिकार प्रदान कर दिया गया। 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद जो है मुगल सम्राट शाह आलम तथा जो है अंग्रेजों के बीच संधि हुई, जिसमें अब कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की रेवेन्यू जो है कलेक्ट करने का अधिकार सीधा प्रदान कर दिया गया तथा कंपनी अब दीवानी न्याय का कार्य भी देखने लगी। कंपनी दीवानी न्याय, सिविल जस्टिस तथा इन क्षेत्रों के प्रशासन का भी कार्य देखने लगी। कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा न्यायिक प्रशासन तथा प्रशासनिक कार्य भी इनको मिल गया। इस प्रकार से कंपनी के हाथों में
काफ़ी शक्ति आ गई। इसके बाद 1773 में एक महत्वपूर्ण घटना घटी, इसे रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। क्योंकि कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा को रेवेन्यू मालगुजारी वसूलने का अधिकार दिया गया तथा कंपनी धीरे धीरे व्यापार से धीरे धीरे प्रशासनिक मामलों में भी शक्ति इनको प्रदान की गई। इसमें परिणाम क्या हुआ कि कंपनी के अधिकारी धीरे धीरे स्वच्छंद हो गए और कंपनी के कर्मचारी धीरे धीरे स्वच्छंद हो गए। ये भारतीयों से अधिक धन वसूलने लगे, अधिक से अधिक धन एकत्र करने लगे और स्थिति ये हो गई कि कंपनी के कर्मचारी अत्यंत धनी हो रहे थे और लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे घाटे में जा रही थी, क्योंकि कंपनी के जो भी कर्मचारी अवकाश प्राप्त करके रिटायर होके जो इंग्लैंड को वापस जाते थे, उनके पास एक मोटी रकम तथा धन धान्य से संपूर्ण होते थे। इन सब मामलों की भनक धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार को लगी। उन्होंने महसूस किया कि भारत में अब कंपनी की शक्ति को घटाया जाना बहुत ज़रूरी है। तो कंपनी ने इनके लिए एक सेक्रेट कमेटी की नियुक्ति की। सेक्रेट कमेटी की नियुक्ति की, जिससे कि कंपनी में व्याप्त अराजकता के मामले में रिपोर्ट करना था। कंपनी में जो व्याप्त अराजकता थी, सेक्रेट कमेटी ने अपने शीघ्र ही ब्रिटिश संसद के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिनमें यह कहा गया कि कंपनी के कर्मचारी अत्यधिक घूसखोर हो गए हैं, जो कि यहाँ भारतीयों का शोषण कर रहे हैं। इसलिए इनके हाथ में जो अधिकार है उसको समाप्त कर देने की आवश्यकता है। इस प्रकार से सेक्रेट कमेटी की सिफारिश को मान लिया गया और 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ, जिसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। 1773 के इस एक्ट के द्वारा जो सीधे कंपनी के हाथ में था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इसमें क्या किया गया कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा 3 प्रेसिडेंसी थी। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इसमें कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अंतर्गत ही बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा को रखा गया। मीन्स जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी थी, इसमें एक गवर्नर जनरल बना दिया है। गवर्नर जनरल बना दिया गया। यही गवर्नर जनरल, कलकत्ता का प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल ही मद्रास तथा बम्बई का गवर्नर जनरल हो गया। तो 3 प्रेसिडेंसी दिए गए थे। कलकत्ता प्रेसिडेंसी का गवर्नर अब मद्रास तथा बॉम्बे
मद्रास तथा बॉम्बे का के मामलों की भी देखरेख करने लगा। मीन्स चाहे दीवानी का मामला हो, चाहे प्रशासन का मामला हो, सारे मामलों का निर्णय कलकत्ता प्रेसिडेंसी के द्वारा होने लगा। कलकत्ता का जो गवर्नर जनरल था वही मद्रास तथा बॉम्बे के मामलों को भी देखरेख करने लगा। धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार क्योंकि कंपनी की शक्ति को कम करना चाहती थी और सरकार अपना नियंत्रण बढ़ाना चाहती थी, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने 1773 में रेगुलेटरी एक्ट के माध्यम से कंपनी की शक्ति को नियंत्रित करने की कोशिश किया और कलकत्ता प्रेसिडेंसी में गवर्नर जनरल की नियुक्ति की, जो कि जिसे कि मद्रास तथा बम्बई प्रेसिडेंसी पर दीवानी तथा प्रशासन के मामलों का भी कार्यभार सौंपा गया, जो कि बखूबी किया करते थे। इसके बाद क्योंकि 1773 में रेगुलेटरी एक्ट में पारित हुआ, इस एक्ट के माध्यम से कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इस सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और इस सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट अपील केवल कहाँ होती थी? प्रिवी काउंसिल में होती थी। इसके अगेंस्ट अपील प्रिवी काउंसिल में की जाती थी। इसके बाद एक राजलेख पारित हुआ। पुनः इस राजलेख के माध्यम से दो चीजें आई। इस राजलेख के माध्यम से दो चीजें आई। इसमें जो है एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट पारित किया गया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट पारित किया गया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा जो है कलकत्ता का प्रशासन एक व्यक्ति में दिया गया तथा एक्ट ऑफ सेटलमेंट के अंतर्गत, रेगुलेटरी एक्ट के अंतर्गत केवल कलकत्ता प्रेसिडेंसी का अधिकार दिया गया तथा जो है एक्ट ऑफ सेटलमेंट के अंतर्गत बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के प्रशासन का कार्य सौंपा गया। इस प्रकार से इसके पश्चात जो है पिट्स का इंडिया एक्ट पारित किया गया 1784 में। 1784 में पिट्स का इंडिया एक्ट पारित किया गया। पिट्स इंडिया एक्ट इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंतर्गत जो परिषद होती थी, इसकी शक्ति को कम किया गया तथा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की नियुक्ति की गई, जिसमें कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा कंपनी की व्यापारिक शक्ति को नियंत्रित करने की कोशिश की गई और कंपनी धीरे धीरे, जो कि व्यापार करने का उद्देश्य था, भारत सरकार की शक्तियां, जो ब्रिटिश सरकार ने शक्तियों को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश की और बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर अपने नियंत्रण के स्थापित करने की कोशिश की गई, जिससे कि धीरे धीरे जो कंपनी व्यापारिक कंपनी थी, इसके अधिकार क्षेत्र को सीमित करने के पूरी तरह से प्रयास किया गया और परिणाम यह हुआ कि ब्रिटिश सरकार धीरे धीरे सारी शक्तियाँ अपने हाथ में
लेने की कोशिश कर रही थी और धीरे धीरे कंपनी के शासन को अंत करने का दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। थैंक यू।